नमस्कार। विद्या न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में एआईएम ने ऐसा झंडा गाड़ा कि बीजेपी के जीत के साथ यदि किसी की चर्चा हो रही है तो वो है एआईएम। अब जो आंकड़े हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। 29 नगर निगम का चुनाव हुआ है जिसमें कि 2869 सीटें थी। इसमें से बीजेपी को 1441 यानी कि लगभग आधी सीटें मिली है और शिवसेना शिंदे दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी, उसको 404 सीटें मिली है और कांग्रेस जो है वो 318 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस तो कई जगह सत्ता में भी आ रही है, लिहाजा वो इस बात को लेकर के संतोष कर सकती है, लेकिन एनसीपी दोनों गुट और शिवसेना दोनों गुट का बहुत बुरा हाल हुआ है। शिवसेना दोनों गुट से मेरा मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मन से है। अब बात करें यदि एआईएम की, तो एआईएम ने जो है 29 में से 24 में चुनाव लड़ा और 13 में जो है उनके 125 वार्ड के जो सभासद हैं, पार्षद हैं, वो जीते हैं। पिछली बार ये आंकड़ा 56 का था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने दुगने मतलब कि आप कह सकते हैं कि 100% अपनी सीटें बढ़ाई है। अब वहां पे यदि और जगह की बात छोड़ दें, जहां जहां ये सीटें जीते हैं उसमें संभाजी नगर सबसे ज्यादा वो चर्चे में रहा, जहां इन्होंने 115 में से एआईएम ने 33 सीटें जीत ली है और मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुलिया में 10, बीएमसी यानी कि मुंबई में 8 सीटें इन्होंने जीती है। सोलापुर में 8 जीते हैं, नागपुर में 7 जीते हैं, अहमदनगर और जलाना में 2-2 सीटें जीते हैं और चंद्रपुर में 1 सीटें जीते हैं। तो इस तरीके से एआईएम ने 13 जगह पे अपना झंडा गाड़ा है, उपस्थिति दर्ज करा दी और सबसे ज्यादा संभाजी नगर में ये बीजेपी के बाद दूसरे सबसे बड़े दल है, 33 सीटें है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। वो भी बीएमसी चुनाव लड़ी थी, 2 सीटें जीत पाई है और ये कितना जीते हैं? 8। सबसे ज्यादा यदि ये वार कर रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी शिवसेना। वजह ये है कि वही उसी का गठबंधन था, एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना के साथ बीजेपी का, और वही सत्ता में है तो वार तो उनका उन्हीं पे होगा। लेकिन ओवैसी साहब उसके बाद जो आक्रामक हुए तो समाजवादी पार्टी पे और मुस्लिमों को सीधे सीधे कहा कि आप अपना लीडर बनाइए, ये उधार के लीडर से काम नहीं चलेगा, अखिलेश यादव की दुकान बंद कराइए। बहुत आक्रामक उन्होंने बयान दिया था मुंबई से। अब बिहार के बाद महाराष्ट्र और इसके बाद कहां चुनाव है? 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां पे नजर लगी है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो हुमायूं कबीर और पिरजादा के साथ मिलकर के गठबंधन बनाने पर बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं। यदि ये गठबंधन बन गया तो पश्चिम बंगाल में भी अच्छी स्थिति में लड़ाई लड़ेंगे और उनका सपना है असदुद्दीन ओवैसी का कि जिस तरीके से बिहार में 2 बार से 5 विधायक जिता रहे हैं तो किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। वो लगे हुए पिछला चुनाव भी लड़े। अब इस चुनाव में यानी कि 2027 के चुनाव में यदि लड़ते हैं तो ये अखिलेश के माथे पर पसीना लाने वाला फैसला आया है महाराष्ट्र से, क्योंकि मुस्लिमों का एक वर्ग ऐसा है जो थोड़ा आप कह सकते हैं कट्टर हो सकता है, जिसे ये लगता है कि अखिलेश यादव भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं तो उन्हें अपना लीडर चाहिए। जैसे संभल को ले लीजिए या मुरादाबाद वाले बेल्ट को ले लीजिए, यहाँ पे जाइए आप मुस्लिमों से आराम से बात कीजिए, वो ये कहते हैं कि उनका अपना लीडर है और वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ सहानुभूति भी जताते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी वो यहाँ जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम उनको वोट नहीं दे पाते हैं या कम दे पाते हैं। तो इस परिणाम से उत्तर प्रदेश में भी असर होता हुआ सर दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब परिणाम पॉजिटिव आने लगते हैं और ये संदेश पहुंचता है दूसरे सूबे तक तो वहां पे असर होने लगता है। जो अखिलेश यादव से अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुस्लिम नाराज होगा वो कहां जाएगा?
कांग्रेस क्या टक्कर दे सकती है अभी यूपी में बीजेपी को? नहीं। तो क्या बसपा देगी? क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके पहले उन्होंने महाजुटान किया था अक्टूबर में। तो मुस्लिम भी टैक्टिकल वोटिंग करता है, वो देखेगा कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, तो उसके साथ जा सकता है। लेकिन इनकी संभावना जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की नींद उड़ा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और सीधा वार भी कर रहे हैं। देखिए, बिहार की बात करेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव, कांग्रेस तीनों को चिट्ठी लिख दी थी। जब तेजस्वी ने ये कह दिया कि नहीं, उन्हें तो चिट्ठी मिली ही नहीं, तो उनको भी चिट्ठी लिख दी थी। उन लोगों ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया। अब मांग कितने रहे थे? 7 सीटें मांग रहे थे कि 7-8 दे दो मुझे, वो हम जिता लेंगे। लेकिन उन्होंने साथ नहीं लिया। क्यों? उन्होंने कहा कि हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं चाहिए, जो अतिवादी नहीं चाहिए। अकेले चुनाव लड़े, 5 तो जीते, और मान के चलिए कि 10 जगह कम से कम हरा है, तो कितने का सीटों का अंतर हो गया? 15 सीटों का अंतर हो गया। ऐसे ही एक तो बिहार का चुनाव परिणाम आया, ऊपर से महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आ गया। तो महाराष्ट्र के बाद अब ये पश्चिम बंगाल लड़ेंगे। यदि पश्चिम बंगाल में इनको सफलता मिलती है तो तय मानिएगा उत्तर प्रदेश में ये वैसे ही धूम मचाएंगे। और एक और खास बात रही कि अब की बार ओवैसी ने इन 29 नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, यहाँ पे एक एक शहर को टच किया है और पैदल घूमे हैं, घर घर गए हैं, दस्तक दिया है। जहां लगा कि कोई टिकट न मिलने से जो है बागी हो रहा है, उसको बुला करके मनाया है कि भाई मेरी बात समझो, हम लोग को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इन्होंने कुछ हिंदुओं को भी टिकट दिया था, खासतौर से दलितों को, वो भी जीते हैं। तो ओवैसी ने बहुत मेहनत की। इसके बाद अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को भी लगाया, जो कि तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम, वो भी पहुंचे, और भी तमाम सूबे के नेता पहुंचे थे, और इन्होंने बहुत मेहनत की है इस चुनाव में, और उसका नतीजा सामने है। तो जब ये जीत का वो आ गया कि आप 125 जगह पे जीते हैं, इसके बाद इन्होंने अपने पार्षदों को, अपने सभासदों को एक सीख दी है कि जैसे आप वोट मांगने के लिए झुक करके गए थे मतदाताओं के पास, ध्यान रखिएगा, वैसे ही आपको रहना है। आपको विनम्र रहना है, अपने मतदाताओं से बातचीत करते रहना है, उनके सुख दुख में शामिल होना है, और विकास का काम करना है। जितना कर सकते हैं, करा सकते हैं, वो आपको करना है। एक मैसेज देना है आपको कि AIM के पार्षद जो है ऐसे नहीं है, अन्यों से अलग है, लोगों के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में हिस्सा लेते हैं और विकास का काम करते हैं। तो वो सीख दे रहे हैं अपने पार्षदों को। तो बहरहाल अब इसमें अखिलेश यादव को सोचने वाली बात है कि जिस समाजवादी पार्टी को मुंबई में अपना झंडा गाड़ना था, वो तो झंडा नहीं गाड़ पाई। अब यूपी में बचाव करना। अखिलेश यादव का जो PDA का नारा था, वो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उसकी वो मीनिंग बदलने लगे थे। पीड़ित कहने लगे थे, शोषित कहने लगे थे, ए का मतलब अगड़ा भी निकालने लगे थे। अगड़ा में वो कह रहे थे कि जो पीड़ित है वो हमारे साथ है। कहने का मतलब ये कि जो पिछड़ा, PD से दलित और A से अल्पसंख्यक का वो नारा दिए थे, उसमें वो सुधार करते हुए दिखे। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका मतलब ये भी है। और कई उनके बयान आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ने जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का, आप कह सकते हैं कि जो नैरेटिव गढ़ा है, उसका फलक काफी विस्तृत है, व्यापक है। अब वो जाति और धर्म नहीं देख रहा है, खास तौर से जाति तो बिल्कुल नहीं देख रहा है। क्योंकि जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में आप रचे बसे हैं, जहां पे भगवान की पूजा करते आए हैं, अब उनको अचानक आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, आप पूजा मत करो, इनकी मूर्ति पूजा मत करो, इनके साथ मत चलो, वो आपके कहने से नहीं होगा। वो जो है वो उनके रग रग में वो संस्कृति है, और उसी को हिंदुत्व से जोड़ करके बीजेपी अब जो है बैटिंग कर रही है। अब करेंगे क्या है आप? कांग्रेस ने भी नकल किया था। आपको याद कीजिए, जब जब बीजेपी इस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाले पिच पर ले आती है, तब तब कांग्रेस ने भी अपने अपने पॉलिसी में चेंजिंग की है। साहबानो मेंटेनेंस केस में फैसला पलटने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगा कि इससे तुष्टीकरण की नीति का संदेश जा रहा है और हिंदू नाराज हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाने का फैसला किया। तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव, वो भी अब राजनीति के मजे खिलाड़ी हो गए हैं।
तो वो देख रहे हैं रुक कि कैसे जीत मिल सकती है और क्या क्या करना चाहिए, कैसे उन्होंने ब्राह्मणों को ऑफर दिया, सब कुछ वो कर रहे हैं जो अभी तक नहीं कर रहे थे और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन इधर से जब फैसला आया है और ओवैसी को जिस तरीके से जीत मिली है, निश्चित रूप से उनकी चिंता बढ़ गई है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।